Dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स के कुछ टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर अगर मान लिया किसी बच्चे ने अभी सब्जेक्ट को अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, तो उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर की हम कुछ चैप्टर्स को इसके अंदर ब्रीफली इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि क्योंकि अभी आपको एग्जाम देना है और इसके अलावा भी अगर मान लिया कोई आप कंपटीशन टेस्ट देते हैं तो आपके पास अगर लिमिटेड टाइम है तो आप उसके अंदर सभी वीडियोस को गो थ्रू नहीं कर सकते हैं, या आपने पहले देखी हुई हैं तो उनको थोड़ा सा अगर आप ब्रश अप करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है। तो इस वीडियो के जरिए आप उन सभी टॉपिक्स को दोबारा से एक बार डिफाइन को दोबारा से रीड कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा आपको फ्रेश करने के लिए। और अदरवाइज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मेरा ये मशवरा है कि आप इसकी हर स्क्रीनशॉट लेकर उसके सभी जितने भी इसमें जो टेक्स्ट इसमें दिया गया है उस सभी को आप लिखें, उनको याद करें, ताकि आप ये एग्जाम के अंदर सक्सेसफुल हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जैसे कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मुझे इसमें वीडियो में अगर कुछ रेस्पॉन्स अगर लगता है कि हाँ भाई आपको कुछ आप इसको देख रहे हैं, आपको इसका कुछ फायदा मिल रहा है, या मुझे तो सिर्फ इसका ऐसा ही है कि अगर आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो को शेयर करते हैं तो उसी से मुझे इसका आइडिया लगेगा कि आप इसको देख रहे हैं। तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आगे जितने भी टॉपिक जितने भी नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस या स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, कॉलम्स, एक्सियल कॉलम्स, ट्रसेस वगैरह और जैसे फ्रेम्स हैं तो उनको मैं डिस्कस करूंगा। अदरवाइज फिर मगर मुझे नहीं लगता कि अगर आपको कोई आप इसको देख रहे हैं, आपको कोई फायदा हो रहा है, तो फिर शायद मैं इसको आगे ना कंटिन्यू करूं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला, जैसे आप देख सकते हैं कि हम इसके अंदर मटेरियल के बारे में स्टडी करते हैं कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक यही है कि कौन कौन से टाइप के मटेरियल होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, जैसे इलास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल। तो जैसे को आपको पता है कि इलास्टिक मटेरियल क्या होता है कि अगर उसके ऊपर अगर हम उस मटेरियल पर कोई लोड लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसके अंदर देयर इज सम डिफॉर्मेशन। और अगर उस लोड को अगर हम हटा देते हैं और वो मटेरियल अगर अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए तो उस तरह के मटेरियल को हम इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे स्टील है, रबड़ है, तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं हमारे, वो इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं इनको। तो हम सिविल इंजीनियर हैं तो इसके अंदर हम स्टील का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो हमें स्टील की प्रॉपर्टीज को पता होना चाहिए। तो उसके अंदर एक इलास्टिक मेन प्रॉपर्टी होती है कि जैसे लोड लगाया आपने, उसमें कुछ डिफॉर्मेशन हुई, अगर आपने लोड को हटा दिया तो डिफॉर्मेशन खत्म हो गई, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, तो उस मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल। तो प्लास्टिक मटेरियल का मतलब वही है कि अगर आप लोड लगाएं और उसमें डिफॉर्मेशन हो, और अगर लोड हटाने के बाद भी अगर डिफॉर्मेशन अगर उसमें से डिसअपियर ना हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वो रीगेन ना करे, तो उस तरह के मटेरियल को प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। इसी तरह से डक्टाइल मटेरियल होते हैं। डक्टाइल मटेरियल का मतलब ये है कि द मटेरियल व्हिच कैन अंडरगो ए लार्ज डिफॉर्मेशन, कंसीडरेबल डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, बगैर टूटे। रप्चर का मतलब टूटना, बगैर टूटे हुए अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा अगर डिफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो इस तरह के मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो जैसे मान लिया ये हमारे पास बहुत सारे मेटल हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, स्टील। तो इनके अंदर अलग अलग टाइप की डिफॉर्मेशन होती है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, तो उनकी डक्टिलिटी डिपेंड करती है उसके ऊपर। इसी तरह से इसका बिल्कुल अपोजिट होता है ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का मतलब ये है कि ऐसा मटेरियल पे अगर हम लोड लगाएं तो वो लोड लगाते ही टूट जाए, तो उस तरह के मटेरियल को हम ब्रिटल मटेरियल बोलते हैं। दीज आर द मटेरियल व्हिच डू नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, इसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती है व्हेन लोड इज अप्लाइड एंड दे फेल बाय रप्चर। तो इस तरह के मटेरियल को हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। तो जैसे हमारा कंक्रीट है, इट इज ए वेरी ब्रिटल मटेरियल। इन द सेम वे वी कैन से कास्ट आयरन, वो भी एक ब्रिटल मटेरियल है। या जैसे मान लिया हमारा ग्लास है, वो भी एक ब्रिटल मटेरियल है। तो हमें इस तरह से ये हमारे जो मेन मेन मटेरियल हैं उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इस तरह से उसको क्लासीफाई किया है।
अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। जो मटेरियल है हमारा, उनकी कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर 2-2 नंबर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है इसके अंदर कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की। तो उसमें से जैसे अभी हमने पहले इलास्टिक मटेरियल पढ़ा था, तो उसके ऊपर ही इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जिसकी वजह से मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। व्हेन ए मटेरियल रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज रिमूव्ड। किसी भी मटेरियल के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं तो वो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, और अगर वो लोड को हटा दे और वो डिफॉर्मेशन अगर डिसअपीयर हो जाए तो उस मटेरियल को इलास्टिक मटेरियल बोलते हैं। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हो रहा है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो ये जैसे स्टील हमारे अंदर, रबड़ के अंदर इस तरह से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह से प्लास्टिसिटी है, तो प्लास्टिसिटी इज आल्सो प्रॉपर्टी by virtue of which a material do not return back to its original position, or we can say that there is a permanent deformation। जो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, जो चेंज हुआ अगर उसके अंदर, तो वो वापस अपनी पोजीशन में डिफॉर्मेशन वो खत्म नहीं होता। जो डिफॉर्मेशन है इट बिकम्स परमानेंट। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसी तरह से डक्टिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं तो उनमें डक्टिलिटी होती है। तो मटेरियल विच कैन बी, तो उसको हम और सिंपल डेफिनेशन, सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि मटेरियल विच कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर्स। तो इसकी बहुत ज्यादा पतली पतली वायर बना सकते हैं बगैर टूटे हुए। तो वो पतली वायर जब भी बनेगी जब उसमें डक्टिलिटी होगी। तो डक्टिलिटी को हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इसको कि वी कैन ड्रॉन इनटू ए बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इनटू ए थिन वायर्स। तो इस तरह के मटेरियल को हम डक्टाइल या इस तरह की प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। इसी तरह से ब्रिटलनेस, तो ब्रिटलनेस जो है डक्टिलिटी का अपोजिट है। तो जिस मटेरियल में लैक ऑफ डक्टिलिटी की कमी होगी, जिसके अंदर बिल्कुल भी डक्टिलिटी नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो जैसे कंक्रीट है, जैसे लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसीलिए इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड ब्रिटलनेस। इन द सेम वे मैलेबिलिटी, तो मैलेबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी रोल्ड इनटू ए थिन शीट्स। ये जो थिन शीट्स होती हैं हमारी, जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर फॉयल हम बनाते हैं, तो उसको हम बगैर रप्चर के अगर उसको थिन शीट्स में अगर कन्वर्ट कर दें तो वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी की वजह से ही वी कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स नॉट वायर शीट्स। इन द सेम वे हार्डनेस, तो जो हार्डनेस जो है किसी भी प्रॉपर्टी की होती है बाय वर्च्यू ऑफ इस हार्डनेस की वजह से इट कैन रेसिस्ट एब्रेशन, इंडेंटेशन, मशीनिंग एंड स्क्रैचिंग। तो किसी भी मटेरियल की जो ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कि वो रेसिस्ट कर सकता है, किसी को रेसिस्ट कर सकता है, एब्रेजन को, इंडेंटेशन को, मशीनिंग को, स्क्रैचिंग को। तो जितना ज्यादा मटेरियल हार्ड होगा उतनी ही ज्यादा उसकी प्रॉपर्टी होगी रेसिस्टेंस की। तो इस तरह की जो रेसिस्टेंस, जो हार्डनेस होती है, इसका कोई पैमाना नहीं है। ये भाई किसकी हम कह सकेंगे भाई इसकी इतनी हार्डनेस है। तो ये कंपैरेटिव कंपैरिजन होता है इसके अंदर टू मटेरियल्स, कि हम कह सकते हैं कि द ए मटेरियल हार्डर देन बी। तो मतलब ए की हार्डनेस ज्यादा है, ए का मतलब उसमें स्क्रैचिंग कम हो सकती है, उसमें डेंट कम पड़ते हैं। तो जो हार्डनेस होती है इट कैन नॉट बी मेजर्ड, कि भाई हम कह सकते हैं इसकी इतना हार्ड है। In the same way, there is one another property, toughness। तो टफनेस का किसी हम कह सकते हैं कि he is very tough। तो टफ का मतलब ये है कि it is a property of metal by virtue of it can be twisted, bent or stretched under stress before rupture। तो उसके ऊपर बार बार उसको ट्विस्ट करते हैं, बेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो जितना ज्यादा उसको अगर बियर कर सकता है तो वो उसकी टफनेस कहलाती है। It is the property of a material by virtue of which it can be twisted, bent or stretched अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर, उसके अंदर जो इस तरह की अगर प्रॉपर्टीज हो तो वो टफनेस कहलाती है। तो ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत बार हम उसके अंदर एग्जाम में भी इनके अंदर हम पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या 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 प्रॉपर्टीज होती है। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप इसको समझ के अगर याद करते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, उसके ऊपर किस तरह के जो लोड लगते हैं और उनके अंदर उनको हमने क्लासिफाई किया है इन रिस्पेक्ट टू देयर इफेक्ट्स। तो लोड्स का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके हिसाब से ही हमने उसको क्लासिफाई किया है। तो बहुत सिंपल है, जैसे जैसे नाम भी है टेंसाइल लोड।
तो टेंसाइल लोड का मतलब है कि हमें ऐसा लोड उसको कि जो कि उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करें। लोड विच टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। जिस डायरेक्शन में आपने लोड लगाया है उस डायरेक्शन में वो उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करे, टेंशन पैदा कर दे, टेंसाइल लोड बोलते हैं। तो इसको हम आगे बहुत बार यूज करेंगे। तो आपको इसका लोड का नेचर आपको समझ में आना चाहिए, भाई उसका इफेक्ट क्या है। जो टेंसाइल लोड है उसका क्या इफेक्ट है, इट्स इफेक्ट इज टू इंक्रीज द लेंथ। तो उस तरह के लोड को हम बोलते हैं टेंसाइल लोड। इन द सेम वे कंप्रेसिव लोड, जो कि उसकी कंप्रेस करे, दबाने की कोशिश करे, तो विच टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी, और वो भी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपने लोड को लगाया है, इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड। तो उस तरह के लोड को हम बोलते हैं कंप्रेसिव लोड। शियरिंग लोड एक ये अलग टाइप का लोड है। द लोड विच टेंड्स टू स्लाइड, हम उसको इस तरह से लोड लगाते हैं कि वो जो उसके अंदर एक फेस को दूसरे फेस पे स्लाइड करने की कोशिश करें, which tends to slide one face of the body related to the another। तो आपने जैसे मान लिया उसको, जैसे मान लिया नीचे से अगर किसी भी मटेरियल को होल्ड कर लिया, उसके ऊपर से अगर आप लोड लगाते हैं तो उसकी साइड में अगर मान लिया डायरेक्शन में लोड लगाते हैं तो वो उसको उसके ऊपर एक पोर्शन को उसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है। जैसे रिवेटिंग ज्वाइंट होता है, तो रिवेटिंग ज्वाइंट में जैसे आपने कोई भी ज्वाइंट है, बट ज्वाइंट है, या मान लिया अगर आपका फिलेट ज्वाइंट है, तो उसके अंदर आप लोड लगाते हैं, जो जो रिवेट होती है हमारी, उसके अंदर वो जो रिवेट को शेयर करता है। तो इस तरह के लोड को हम बोलते हैं शेयरिंग लोड। In the same way, there is one another load, bending load, the load which tends to produce a certain degree of curvature or bending in the body। उसमें bending, bend पैदा कर दे, उसको झुका दे, उसमें क्या नाम है, डिफ्लेक्शन आ जाए मेंबर के अंदर, तो उस तरह के लोड को हम बोलते हैं बेंडिंग लोड। तो इसी इन्हीं सभी लोड्स को हम आगे फिर अलग अलग उसका क्या इफेक्ट है शियर में, स्ट्रेन में। तो अगर आपको इनका नेचर अगर आपको समझ में आ गया है तो ये उसी के ऊपर ही हमारी आगे डेफिनेशंस आधारित होंगी। तो आपको बिल्कुल आपके दिमाग में इनके बारे में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि शियर का क्या मतलब है, टेंशन का, टेंसाइल लोड का क्या मतलब है, कंप्रेसिव लोड का क्या मतलब है। तो अब हम अगली एक आगे डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपने बहुत बार सुना होगा, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब क्या है कि अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर किसी भी बॉडी पे लोड लगाते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स के लोड आपको बताए हैं, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शेयरिंग लोड, बेंडिंग लोड। तो जो मटेरियल है उस लोड को अपोज करता है, उस लोड को, उस फोर्स के अगेंस्ट उसका उसका जो रेसिस्टेंस होता है। तो वो जो रेसिस्टेंस जो मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, उस रेसिस्टेंस को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं, जो मटेरियल का रेसिस्टेंस है। तो इसमें समझने वाली बात ये है कि जो उसका रेसिस्टेंस है वो ही उसी को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में क्लियर लिखा है, द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस जो है, जो कि बॉडी ऑफर कर रही है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कब होगा, जब उसके ऊपर कोई भी हम फोर्स लगाएंगे, टेंसाइल लोड, शियर लोड, कंप्रेसिव लोड, तो वो लोड उसके अंदर उसके ऊपर इसमें डिफॉर्मेशन पैदा करने की कोशिश करेगा, और डिफॉर्मेशन के खिलाफ जो बॉडी जो रेसिस्टेंस देती है, उस रेसिस्टेंस को ही हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो हमने कहा था एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कॉल्ड लोड और फोर्स, एंड द लोड इज अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हेन स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। तो जब उस पर लोड लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होता है, और वो जो उसका जो स्ट्रेस, जो उसका जो रेसिस्टेंस है, वो रेसिस्टेंस ही उसका स्ट्रेस कहलाता है। तो उसको पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करते हैं, किस बॉडी का उसके अंदर पर यूनिट एरिया उसमें कितना स्ट्रेस पैदा हुआ। तो वो जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा उसी डायरेक्शन में हम उसकी स्ट्रेस को कैलकुलेट करते हैं। तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, जैसे लिखाया गया मैथमेटिकली। जो सिग्मा ये हमारा एक नोटेशन है स्ट्रेस के लिए, लोड जो लोड लगा हुआ है ए एरिया पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेस लोड पर यूनिट एरिया पी बाई ए। तो इसको आप अच्छे से रट लेंगे, तो जितने इसको रटेंगे उतना ही आपको याद हो जाना चाहिए कि भाई जो स्ट्रेस है दैट इज लोड पर यूनिट एरिया। लोड पर यूनिट एरिया, लोड को हम न्यूटन में लेते हैं, एरिया को mm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किसी में भी हम इसको ले सकते हैं। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर ये इसका यूनिट है। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस
का क्या यूनिट है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और पास्कल भी हम इसको कह सकते हैं। पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पास्कल से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आमतौर पर ये हमें याद करना है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं, जैसे आपको पता है, जैसे हमने डिफरेंट टाइप्स के लोड लगाए, तो उसी तरह से अगर स्ट्रेस पैदा हो, जैसे टेंसाइल लोड लगाया आपने, तो इट विल प्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि जब आप किसी बॉडी पे लोड लगाते हैं टेंसाइल लोड, वो उसके अंदर उसकी लेंथ को इंक्रीज करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से जो उसका जो रेसिस्टेंस होगा, दैट रेसिस्टेंस विल बी कॉल्ड टेंसाइल, दैट रेसिस्टेंस विल प्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस। इन द सेम वे व्हेन वी अप्लाई कंप्रेसिव लोड, तो वो उसकी लेंथ को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से जो रेसिस्टेंस पैदा होगा, दैट विल बी कॉल्ड कंप्रेसिव, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन द सेम वे वी आर अप्लाइंग शीयरिंग लोड, शीयरिंग लोड के अगेंस्ट जो रेसिस्टेंस पैदा होगा, दैट विल बी कॉल्ड शीयर स्ट्रेस। तो इसको टाउ से डिनोट करते हैं हम शीयर स्ट्रेस को। इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो जो शीयर स्ट्रेस है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, आगे हम बताएंगे आपको व्हाट इज टाउ। तो इसी तरह से आपको सिंपल स्ट्रेस की डेफिनेशन से ये तीन डेफिनेशन आप और बना सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेस। तो आपको अगर टेंसाइल लोड का पता है, कंप्रेसिव लोड का पता है, शीयर लोड का पता है, तो आप इन द सेम वे यू कैन डिफाइन ऑल दीज थ्री डेफिनेशंस। अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्ट्रेन। तो जब किसी भी लोड बॉडी के ऊपर अगर हम लोड लगाते हैं, तो उसकी डायमेंशन में चेंज होता है, जैसे आपको बताया गया है। तो उसके अंदर जो स्ट्रेन है हमारी, वो क्या चीज है, बहुत सिंपल है। तो जो उसमें चेंज होगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे मान लिया कोई बॉडी आपकी, अगर मान लिया वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, आपने उस पर टेंसाइल लोड लगाया, और उसकी जो लेंथ थी बढ़कर होगी 5.5 सेंटीमीटर, तो उसमें 0.5 सेंटीमीटर का उसमें डिफॉर्मेशन हुआ, चेंज इन लेंथ हो गई। तो अगर 0.5 डिवाइडेड बाई 5, 0.5 चेंज इन लेंथ हुआ, 5 उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो उनका जो रेशियो होगा, दैट विल गिव यू द स्ट्रेन। तो इससे हमें स्ट्रेन मिल जाए, उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। तो जो स्ट्रेन है, जैसे आपको पता है कि इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्यों होगी, क्योंकि आपने चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ से हमारे पास जो तो इस वजह से कट जाएंगे आपस में, तो देयर विल बी नो यूनिट। तो मैथमेटिकली ई से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ, एल इज द ओरिजिनल लेंथ। तो इस तरीके से ये हमारा स्ट्रेन कहलाता है। तो इस तरीके से जैसे आपका स्ट्रेस था, जैसे लोड आपने लगाया, तो उसी नेचर का ही उसके अंदर स्ट्रेन भी पैदा होगा। तो जैसे आप टेंसाइल लोड लगाएंगे, तो इट विल प्रोड्यूस टेंसाइल स्ट्रेन, उसके अंदर लंबाई इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इन द सेम वे वी आर अप्लाइंग शीयरिंग लोड, तो शीयरिंग लोड की वजह से उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेन में जो कंप्रेसिव लोड लगाया आपने, उसकी जो डायमेंशन चेंज हुई, डिक्रीज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, दैट विल गिव यू कंप्रेसिव स्ट्रेन। इन द सेम वे शीयर स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ, कि उसके अंदर जो उसमें उसकी जो आपने जो शीयर किया, तो जो शीयर की वजह से जो उसमें स्ट्रेन पैदा हुआ, तो उसकी वजह से जो उसमें जो डायमेंशन चेंज हुई, दैट विल गिव यू द शीयर स्ट्रेन। इन द सेम वे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो हम आगे पढ़ते हैं कि भाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब यह है कि किसी भी बॉडी, कोई मान लिया पूरा उसका जो वॉल्यूम है, उस पर अगर चारों तो उसके तीनों डायमेंशन, तीनों डायरेक्शन में अगर उस पर लोड लगा हुआ है, तो उसकी टोटल जितनी वॉल्यूम चेंज हुई, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो दैट विल गिव यू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। द रेशियो बिटवीन द चेंज इन वॉल्यूम एंड द ओरिजिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड इज डिवाइडेड बाय ई। तो वी इसके अंदर इसीलिए लिखा गया क्योंकि इट इज डिनोटिंग वॉल्यूमेट्रिक चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी। अब इसके बाद एक हमारे पास एक नई टर्म एक और आती है, पॉइजन्स रेशियो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास सिलेंडर दिखाया गया है, इसके ऊपर आपने ये टेंसाइल लोड लगाया, तो इसके अंदर, अब हम इसके अंदर ये टेंसाइल लोड लगाते हैं, तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डॉटेड में दिखाया गया है कि इसकी डायमेंशन इतनी इंक्रीज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेन। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट का मतलब इसके अंदर जो डायरेक्ट स्ट्रेन, इसके अंदर जो चेंज हुई, चेंज इन डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशन इंक्रीज हो गई, एल प्लस डेल्टा एल, एल इसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्ट्रेन। लेकिन हम उसके साथ साथ देखते हैं कि इसके अंदर इसकी जो लेटरल डायमेंशन है उसमें डिक्रीज होता है। जैसे आप देखते हैं सिलेंडर का डायमीटर इतना था, डी था, ये घट के कम हो गया, आप देख सकते हैं कि इसका डायमीटर कम हो गया, लंबाई इसकी बढ़ गई, तो वो जो उसकी वजह से उसमें एक स्ट्रेन पैदा होगा, दैट स्ट्रेन इज नोन एज ए लेटरल स्ट्रेन।
तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी जो डायमेंशन में डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डायमेंशन, तो दैट विल गिव यू द लेटरल स्ट्रेन। और जो डायरेक्ट स्ट्रेन क्या होगा, जो इसकी डायमेंशन इंक्रीज हुई और जो इसकी ओरिजिनल डायमेंशन थी, तो दैट विल गिव यू द डायरेक्ट स्ट्रेन। तो अगर हम लेटरल स्ट्रेन और डायरेक्ट स्ट्रेन के बीच में अगर कोई रेशियो अगर कैलकुलेट करते हैं, तो दैट रेशियो इज नोन एज पॉइजन्स रेशियो। उस रेशियो को हम पॉइजन्स रेशियो बोलते हैं, द रेशियो बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन एंड द डायरेक्ट स्ट्रेन। तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं, y बार 1 by m से डिनोट करते हैं, या v से भी डिनोट हम करते हैं। तो आमतौर पर इस पॉइजन्स रेशियो को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू और 1 by m। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में आप इसको याद कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लेटरल स्ट्रेन। क्योंकि आप समझ सकते हैं अगर किसी की डायमेंशन अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी डायरेक्शन में उसकी डायमेंशन डिक्रीज भी होगी। तो उन दोनों के बीच में जो रेशियो होता है जो स्ट्रेन के अंदर, that ratio is called as Poisson's ratio। तो दोस्तों अब हम आगे पढ़ते हैं कि बड़ी ये हुक्स लॉ। तो हुक्स ने साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक रेशियो दिया, उन्होंने बहुत स्टडी की, तो उनके हिसाब से जो स्ट्रेस रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी है, आपको ये याद करना है कि जो स्ट्रेस जो जिस वजह से जितने लोड पे जो स्ट्रेस पैदा हुई है उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है उनके बीच में जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट जैसे आपको पता है, इलास्टिक लिमिट का मतलब वही है कि जैसे अगर आप लोड को हटा दें तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो दैट इज इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ ये कहता है कि जो स्ट्रेस जो होती है वो उसकी कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज कांस्टेंट विद इन इलास्टिक लिमिट। जो स्ट्रेस है हमारी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, लेकिन वो स्ट्रेस और स्ट्रेन वो स्ट्रेन जो उसी स्ट्रेस की कोरस्पॉन्डिंगली होनी चाहिए। तो वो उसने कहा भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, तो वो कांस्टेंट के बराबर होती है। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते थे, या इसको हम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिक विद इन इलास्टिक लिमिट है। तो हमारे पास एक इसके अंदर टर्म आती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब जैसे अभी आपने इसके अंदर हमने तो ये नहीं पता कौन सा लोड लगाया है, तो जैसे लोड हम टेंसाइल लोड लगाएं, कंप्रेसिव लोड लगाएं, तो टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेन पैदा होगी, या अगर हम कंप्रेसिव लोड लगाएंगे तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेन पैदा होगी। तो रेशियो बिटवीन द टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं इसको, एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। ई से इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। तो E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस लेते हैं तो ये टेंसाइल स्ट्रेन होगी, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस लेंगे तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी। तो ये डायरेक्ट लोड बोल सकते हैं, उस कंडीशन में ही हमारी ये E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। इन द सेम वे अगर हमारे पास अगर शीयरिंग लोड लगा हो तो इट विल प्रोड्यूस शीयर स्ट्रेस, और उसमें भी उसी तरह से उसमें शीयर स्ट्रेन पैदा होगी। तो उसका जो रेशियो होता है दैट रेशियो इज नोन एज शीयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये अलग है, इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इट इज एंटायरली डिफरेंट। शीयर मॉडुलस बोलते हैं या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। द रेशियो बिटवीन द शीयर स्ट्रेस एंड शीयर स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये टाउ से डिनोट करते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था शीयर स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय टाउ, इसको जी से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज शीयर स्ट्रेन। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल गिव यू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन द सेम वे देयर इज वन अनदर टर्म बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ईच फेस ऑफ द सॉलिड क्यूब एंड द वॉल्यूमेट्रिक चेंज। तो जैसे कोई आप क्यूब के ऊपर जो उसके ऊपर जो फोर्स लगी हुई है तो उसकी वजह से जो उसमें स्ट्रेस पैदा होती है, तो उसको उसके नॉर्मल स्ट्रेस और उसकी वजह से जो उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंज होता है तो उसकी वजह से उसमें स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, उन दोनों का जो रेशियो होगा दैट रेशियो विल गिव यू द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय K। तो K इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय EB। तो EB आपने पढ़ा है, जैसे इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड दिस इज स्ट्रेस। इन द सेम वे इस तरह से हम ये तीन डेफिनेशंस आपने पढ़ी हैं, मॉडुलस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, shear modulus of elasticity and bulk modulus of elasticity।
E, G and K। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। तो उस पे जो बीम जो आपने यूज किया है, उस बीम के अंदर आपको सबसे पहले बीम की डेफिनेशन पता होना चाहिए। बीम इज ए मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर which carries axial load to its normal axis, at normal angle to its axis। जो उसकी एक्सिस के ऊपर जो लोड लगा होता है उस मेंबर को हम बोलते हैं बीम। तो जो बीम है हमारा, इट में फेल ड्यू टू द शीयरिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो जो बीम जैसे आप देखा है, जैसे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जैसे कि बीम दिखा रखा है आपको, ये बीम है हमारे पास। तो बीम जैसे आप अपने घरों में भी देखा होगा कि आपने आरसीसी का बीम इस्तेमाल किया हुआ है, या आपने कई जगह पर हम वुडन बीम भी इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कड़ी बोल देते हैं, या आपने गर्डर गाटर जिसको बोल देते हैं। तो दे आर ऑल फॉर्म्स ऑफ बीम्स। तो वो जो बीम होता है हमारा एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर की उसकी एक्सिस के ऊपर लोड लगता है। तो वो जो बीम है हमारा, उसके ऊपर जब लोड लगेगा तो उसके अंदर शियर फोर्स भी पैदा, उसमें शियर स्ट्रेस भी पैदा होगी, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस भी पैदा होगी। तो उस वजह से जो हमारा बीम जो है वो फेल हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए भी इसके अंदर कितनी शियर फोर्स पैदा हुई, इसमें कितनी बेंडिंग मूवमेंट पैदा हुई। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो बीम हम यूज करते हैं, तो बीम हम यूज करते हैं तो उसके अंदर सपोर्ट जो, क्योंकि कोई भी बीम हम यूज करेंगे तो उसको हमने सपोर्ट देना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा। तो जो बीम हम रखते हैं तो उसका जो सपोर्ट की कौन कौन से टाइप के सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट्स और एंड सपोर्ट्स। एंड पे जो दीवार मान लिया आपने बना रखी है, तो उसको किस किस तरीके के सपोर्ट दे सकते हैं। तो वो किसकी, जैसे जैसे मैंने इसका लिखा है हिंज सपोर्ट। तो जैसे आपने घरों में देखा होगा कि जो दरवाजे लगे होते हैं, तो दरवाजे के अंदर हिंज लगे होते हैं, कब्जा जिसको हम बोलते हैं, कब्जा जिसके ऊपर की हमारा दरवाजा रोटेट करता है। तो वो आप देख सकते हैं दरवाजा हमारा जो है वर्टिकल डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो लेकिन इसी तरह से जैसे अब हमारा ये बीम है, तो इस बीम को आपने यहाँ पर सपोर्ट लगा दिया है, ये हिंज सपोर्ट है। तो ये जो हमारा बीम होगा, इन दिस वे इट कैन रोटेट, बहुत माइनर से बहुत मिनिमम 1 2 3 डिग्री में ऐसे रोटेट कर सकता है, लेकिन इट कैन रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जो इस तरह का जो सपोर्ट हम किसी भी बीम को देते हैं, तो इस तरह के सपोर्ट को हम बोलते हैं हिंज सपोर्ट। तो जैसे आप देख सकते हैं हिंज लगा हुआ है, तो इसको इस तरह से हम क्या नाम है, रूटीन, जनरल रूटीन में इस तरह से इसको हम डिफाइन दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। और ये हमारा हिंज बीम कहलाता है, हिंज सपोर्ट। तो 3 तरह के सपोर्ट होते हैं, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट। अब जैसे आप ये देखते हैं रोलर लगा हुआ है इसके अंदर नीचे, जैसे आप बहुत ध्यान से कभी आपने देखा हो बीम्स, जो आप पुल भी देखे होंगे आपने, जैसे ये जैसे हमारे ये हाईवे पे ब्रिज बने होते हैं, तो जैसे आपने देखा है कि तो उसके अंदर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो नीचे बीच में जो अबटमेंट वाल होती है उसके ऊपर जो बीम्स आपने देखे हैं, लंबे लंबे आपने बीम डाल रखे हैं, उसके नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से आपको रोलर्स लगे हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जैसे जब बीम उसके ऊपर से, ब्रिजेस के ऊपर से जब कोई भी व्हीकल मूव करता है, तो इसके अंदर से जो उसके अंदर जर्क ना प्रोड्यूस हो, तो उसके अंदर बहुत माइनर सी मूवमेंट के लिए 1 mm 2 mm इस तरीके से उसके अंदर जर्क ना प्रोड्यूस हो, तो इस तरह से एक सपोर्ट के ऊपर हम इस तरीके से यहाँ पर रोलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह के जो सपोर्ट को बोलते हैं रोलर सपोर्ट। तो किसी भी बीम के अंदर दोनों रोलर सपोर्ट नहीं हो सकते, उसके अंदर एक हिंज होगा, एक रोलर होगा, या एक हिंज होगा एक, या उसके अंदर एक एंड फिक्स होगा। दोनों कभी भी रोलर सपोर्ट नहीं हो सकते। हमारा तीसरा सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट। तो उसके अंदर ना इसके अंदर बीम इज फिक्स इन रोटेशन एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ना इसके अंदर रोटेशन हो सकता है और ना ही इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो सकता है। तो इस तरह के सपोर्ट को बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। जैसे हम घरों के अंदर बीम देखते हैं, दीवार में आपने देखा होगा कि जो बीम्स आपने डाल रखे बिल्कुल फिक्स है, उसके अंदर किसी तरह का भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो इस तरीके का जो सपोर्ट हम दे रहे हैं बीम को, उस तरह के सपोर्ट को बोलते हैं फिक्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम की, कौन कौन से टाइप के बीम होते हैं हमारे पास। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें पता होना चाहिए कि जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। कैंटिलीवर एक बीम है हमारे पास, एक एंड फिक्स है और एक एंड बिल्कुल फ्री है, हवा में लटका हुआ ये वाला हमारा एंड। एक एंड को हमने बिल्कुल फिक्स कर रखा है, ना रोटेशन ना इसमें रोटेशन है, ना इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो इस तरह के बीम को हॉरिजॉन्टल कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। जैसे आप घरों के अंदर बाहर छज्जा निकालते हैं बाहर,
तो वो एक कैंटिलीवर बीम है। जैसे आपने सनशेड निकाल रखी है आपने, जैसे दरवाजे के ऊपर, विंडो के ऊपर आप सनशेड जो डालते हैं, तो सनशेड इज जस्ट टाइप ऑफ ए कैंटिलीवर बीम। In the same way, there is a simply supported beam. The beam both hands freely resting on the wall. ये जो बीम है हमारा freely resting on the walls है, जो वॉल के ऊपर freely rest कर रहा है, तो इस तरह का जो बीम होता है हमारा, इस तरह के बीम को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। हम जो आगे जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह हम करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमें पता होगा कि ये बीम हमारा कैंटिलीवर बीम है या इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम और इट इज सिंपली रेस्टिंग ऑन द वॉल्स। तो इस तरह के बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। इसी तरह से ओवरहैंग बीम, जैसे बीम हमारा जो है ओवरहैंग कर रहा है, बाहर लटक रहा है, जैसे मैंने आपको छज्जा बताया, तो छज्जा जो एक तरह से इट इज जस्ट टाइप ऑफ ए ओवरहैंग। तो हमारा जो प्रोजेक्शन है वो एक साइड में भी हो सकता है एंड इट कैन बी ऑन द बोथ साइड। तो इस तरह के बीम को हम बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। इसी तरह से फिर हमारा होता है फिक्स्ड बीम। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दोनों किनारे जो बीम हमारे हैं एंड जो है they are rigidly fixed in the walls. वॉल में rigidly fixed है, ना इसमें रोटेशन है ना इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। तो इस तरह के जो बीम को हम बोलते हैं फिक्स्ड बीम। तो आमतौर पर जो बीम प्रोवाइड करते हैं अपने घरों में या स्ट्रक्चर्स में, दे आर ऑल फिक्स्ड बीम। इन द सेम वे कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम का मतलब है कि जो बीम जो है इट हैज गॉट मोर देन 2 सपोर्ट्स, 2 से ज्यादा जिसके सपोर्ट होते हैं, उस तरह के बीम को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉल्स के अंदर हम बीच के अंदर पिलर दे देते हैं, क्योंकि अगर हमारा स्पैन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हम सिर्फ 2 सिरे के ऊपर बीम को नहीं बना सकते, तो उसके अंदर हमें बीच बीच में भी उसको सपोर्ट देना पड़ता है। तो हॉल्स में आप देख सकते हैं कि बीच में आपने पिलर्स दे रखे होते हैं, तो उसका सिर्फ पर्पज यही है कि उसको सपोर्ट देना बीच में। तो इस तरह के जो बीम होते हैं उस तरह के बीम को बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। अब इस तरह से जो लोड लगता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन टाइप के लोड हम किसी भी बीम के ऊपर लगाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई हमारा पॉइंट लोड है, तो पॉइंट लोड हो रहा है, कंसंट्रेटेड लोड भी बोलते हैं। तो जो ये एक ही पॉइंट पे जो लोड हमारा एक्ट करता है, इस तरह के लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड। जैसे आपने बीम गया हुआ है मान लिया, तो इस बीम के ऊपर मान लिया एक दीवार गई है, जैसे मान लिया इसके राइट एंगल पे, तो जो पॉइंट है मतलब एक ही पॉइंट पे तो नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी जो लोड होगा हमारा उस तरह के लोड को हम बोलते हैं पॉइंट लोड। जैसे मान लीजिए इसके अक्रॉस एक दीवार चली जाए, तो जो दीवार का जो लोड आएगा इस बीम के ऊपर, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज ए पॉइंट लोड। इन द सेम वे देयर इज अनदर लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि यूनिफॉर्मली बराबर बराबर व्हिच इज स्प्रेड ओवर द लेंथ ऑफ द बीम यूनिफॉर्मली, यूनिट में बिल्कुल एक ही यूनिट में उसके ऊपर अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उस तरह के लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो जैसे कोई भी बीम है, मान लीजिए बीम है हमारा, इसका जो सेल्फ वेट है, खुद का वेट है, तो जो लोड है वो भी एक तरह से लोड ही है, सेल्फ वेट। तो उस तरह के जो लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसे मान लीजिए बीम है, मान लीजिए जैसे कोई आपने जैसे स्लैब डाला हुआ है, ये बीम है, आपने ऊपर स्लैब डाल रखा है, तो जो स्लैब का जो लोड आएगा that will be just type of a UDL or uniformly distributed load. In the same way, there is a varying load, uniformly varying load. इस तरह से लोड होता है जो कि यूनिफॉर्मली एक ही रेशो से, एक ही क्या नाम है रफ्तार से बढ़ रहा है, जैसे बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ पर 0 है एंड इट इज मैक्सिमम एट दिस एंड। तो इस तरह के लोड को बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हमारा कई तरीके का हो सकता है। जैसे मान यहाँ से 0 हुआ, यहाँ पर बढ़ता बढ़ता बीच में मैक्सिमम हो गया, फिर घटना शुरू होगा, यहाँ पर जाकर फिर 0 हो गया, तो वो भी हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। या आप एक तरह से लोड एक तरह यहाँ भी होती है, यहाँ पर मैक्सिमम हो, फिर धीरे धीरे घटता घटता चला जाए, यहाँ पर जाकर 0 हो जाए, तो इस तरह के लोड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, एक यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया जो बीम है हमारा, इट कैन फेल ड्यू टू द शीयरिंग फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वजह से फेल हो सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो बीम है हमारा, उसके जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, वहां पर कितना उसके ऊपर शीयरिंग फोर्स पैदा हुआ है, यहाँ पर कितना उसमें बेंडिंग मोमेंट पैदा हुआ है। तो जो बीम के अलग अलग सेक्शंस के ऊपर हम शीयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो shear force at any section of the beam is the algebraic sum। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड ये है algebraic sum of all the vertical forces on either side of the section। मतलब जो बीम है हमारा, उसके किसी भी सेक्शन, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें कैलकुलेट करना चाहिए उसमें कितनी shear फोर्स है, तो उसके लेफ्ट और राइट के ऊपर जितनी भी
वर्टिकल फोर्सेस लगी हुई हैं, अगर उनका अगर एल्जेब्रिक सम कर दे तो वो उस पॉइंट के ऊपर उसका नेट शियर फोर्स होगा। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब ये है कि जो वर्टिकल फोर्सेस हैं या डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, तो किसी को भी हम एक को पॉजिटिव मान लें, एक को नेगेटिव मान लें, तो वो उसका जो नेट सम होगा, दैट सम विल गिव यू द shear force, that will give you the shear force at that section। इसी तरीके से shear force डायग्राम का मतलब है कि जो एक आपका बीम है, अभी आपने ये कैलकुलेट किया भाई इसके डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर इतनी shear force है, तो उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो अगर जो पॉजिटिव अगर shear force है उसको अपवर्ड प्लॉट कर लेते हैं, और नेगेटिव है उसको हम अपने नीचे ले लेंगे। तो उनको पॉइंटों को मिलाते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो दैट डायग्राम विल गिव यू द शियर फोर्स डायग्राम। उस डायग्राम को हम शियर फोर्स डायग्राम बोलेंगे। इन द सेम वे बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट भी जैसे आपने ये तो सिंपल आपने फोर्स का एल्जेब्रिक सम किया। अब हम जो फोर्सेस थी, जो डिफरेंट फोर्सेस लगी हुई थी अपवर्ड या डाउनवर्ड, अगर हम मूवमेंट ले लें और उन मूवमेंट्स का अगर हम एल्जेब्रिक सम करें, तो दैट एल्जेब्रिक सम विल गिव यू द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन। तो आइदर लेफ्ट और राइट वो बराबर होगा, क्योंकि जो बीम है हमारा दैट इज इन इक्विलिब्रियम। इसी तरह जो शियर फोर्स है, चाहे लेफ्ट में कैलकुलेट करें चाहे राइट में कैलकुलेट करें, दैट विल बी इक्वल। इन द सेम वे बेंडिंग मोमेंट में हमारा चाहे लेफ्ट में कैलकुलेट करें चाहे राइट में कैलकुलेट करें, तो दैट विल गिव यू द बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन। तो इसी तरह से बेंडिंग मोमेंट जो डिफरेंट सेक्शंस पे आपने लिया, अगर उनको उन पॉइंटों को मिलाते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो दैट ग्राफ उसको बोल देते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जैसे शियर फोर्स डायग्राम है, इन द सेम वे इट इज ए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो आपने डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं, तो उसके अंदर डायग्राम से रिलेटेड भी हमारे पास दो डेफिनेशन बोलते हैं। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो पॉइंट ऑफ बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर होगा? द पॉइंट वेयर द शियर फोर्स चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शियर फोर्स डायग्राम आपने बनाया है, ऊपर आपने पॉजिटिव लिया, नीचे नेगेटिव लिया, तो जिस पॉइंट पे भी हमारा जो साइन है वो चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा, तो उस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे वहां पर उसी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंगली बेंडिंग मोमेंट आप देखते हैं, तो दैट इज आप मैक्सिमम आपको वहां पर बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो वो पॉइंट कहां पर आएगा? जहां पर की शियर फोर्स जो डायग्राम है वहां पर उसमें उसका साइन चेंज हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। इन द सेम वे देयर इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे आप ड्रॉ करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट जैसे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास आप देखेंगे किसी पॉइंट के ऊपर हमारा बेंडिंग मोमेंट का जो साइन चेंज हो रहा है, पहले ऊपर पॉजिटिव में था, फिर वो हमारी लाइन नीचे की तरफ चली जाती है। तो जिस पॉइंट पर भी हमारा बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव, तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में मिलेगा, और ये जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये आपको मिलेगा आपको शियर फोर्स डायग्राम। तो ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, बहुत बार आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपको मैंने आपके लिए सिंपली आपको समझ में आए, ये आपको आप याद कर सकते हैं। आप इसको बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं भी, अगर आप एक सिंपली सपोर्टेड अगर कैंटिलीवर बीम है, ये कैंटिलीवर बीम दिखाया गया है, और इसके ऊपर अगर एक पॉइंट लोड लगा उसके फ्री एंड पे, ये फ्री एंड पे दिखाया गया है, एक फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगा है, तो उसका बीएमडी और शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये आप याद कर सकते हैं। वैसे बहुत सिंपल है, जैसे आपको दिखाया गया पॉइंट लोड दिखाया गया है, तो ये पॉइंट लोड W लगा है, तो इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, यहाँ पर पूरी लेंथ के ऊपर यही रहेगा W। तो इस तरह से हमारा ये शियर फोर्स डायग्राम बन गया। इन द सेम वे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेंडिंग मूवमेंट आपको पता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये W लोड लगा है, तो यहाँ पर ये लोड लगा है, इसका इसी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 0 है, तो यहाँ पर इसका बेंडिंग मूवमेंट 0 है, और ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये डिस्टेंस हमारा बढ़ता जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जो इसका फिक्स है ना, यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। तो बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम क्या होता है? W इंटू एल। आपको पता है ये बेंडिंग मूवमेंट क्या था? फोर्स इंटू डिस्टेंस, W इंटू एल। तो आपने यहाँ पर ले लिया W एल आ गया, तो इसको यहाँ पर इसको मिलाएंगे ये, तो आप देख सकते हैं इसको सीधा लाइन मिलानी है, तो इट विल गिव यू द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट दिस पॉइंट। जैसे में आप यूडीएल लगाया है, तो यूडीएल हमारा मैक्सिमम यूडीएल या टोटल लोड हमारा W है, W पर यूनिट लेंथ, W पर यूनिट लेंथ लोड लगा है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है एंड इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर जाकर हमारा मैक्सिमम लोड होगा WL, तो W पर यूनिट लेंथ है तो टोटल लोड होगा हमारा WL। तो यहाँ पर आपने दिखाया WL। तो इस तरह से आपने इस तरीके से इस लाइन को मिलाना है। तो इसकी जो किस तरह से मिलाना यही देखने वाली बात है, बस यही आपको याद रखना। यहाँ पर हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स होगा WL। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर इसके अंदर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है तो यहाँ पर लोड हमारा 0 और यहाँ पर ये मैक्सिमम लोड होगा WL। तो लेकिन जो बेंडिंग, जब हम यूडीएल की बात करते हैं तो यूडीएल जो होता है इट एक्ट एट इट सेंटर, वो उसके सेंटर पे एक्ट करता है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमारे पास लोड है WL, ये इसके सेंटर पे एक्ट करेगा। हम ये मानते हैं जो यूडीएल होता है अपने सेंटर पे एक्ट करता है। तो अब आपको टोटल लोड तो हमारा होगा WL, लेकिन अब आपको इसके बीच के अंदर डिस्टेंस लेना है क्योंकि बेंडिंग मोमेंट आपको है। तो बेंडिंग मोमेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो लोड हमारा होगा WL, एक्ट करेगा सेंटर पे, तो उसका सेंटर होगा L/2। तो यहाँ से आपने ले लिया WL इंटू में L/2, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/2। हमारा यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/2, WL इंटू में L/2। लेकिन क्योंकि ये पैराबोलिक है, क्योंकि ये इसके अंदर आप देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है WL²/2, तो इट विल बी ड्रॉन इन ए कर्व। ये कर्व में आपको मिलाना है, इसमें यही आपको ध्यान रखना है बात। मेन चीज यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है, यहाँ पर इस तरीके से कर्व में मिलाना इसको आपने, तो WL²/2। अब हम आगे आ जाते हैं। ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर पॉइंट लोड लगाया इसके सेंटर पे। तो सबसे पहले इसमें हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। तो सेंटर पे लोड लगाया तो आधा लोड इधर जाएगा, आधा लोड इधर जाएगा। यहाँ पर रिएक्शन होगा W/2 और यहाँ पर W/2। तो इसका आपने ये शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन है, तो ये लोड अपवर्ड जा रहा है तो इसको आप अपवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, तो W/2। यहाँ तक W/2 चलता रहा। यहाँ पर फिर एक पॉइंट लोड लगा W का, तो हमारा पॉइंट लोड नीचे आपने दिखा दिया वर्टिकल नेगेटिव में। अब यहाँ पर ये नेगेटिव होगा W/2 यहाँ तक पॉजिटिव था, टोटल लोड W था, ये पॉजिटिव में तो नीचे नेगेटिव में W/2 चला गया। यहाँ पर W/2 चल रहा है, फिर यहाँ पर ये रिएक्शन आ गया, यहाँ पर W/2 हो गया। तो ये हमारा शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। तो अब आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है इसका। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका लोड डिस्टेंस जो है 0 है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट 0 है। सेंटर पे जाएंगे तो इसका तो इफेक्ट 0 होगा क्योंकि यहीं पर रिएक्ट कर रहा है, तो इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा इस वजह से आएगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन था दैट वाज W/2। अब इसके यहाँ से डिस्टेंस है L/2, तो हमारे पास W/2 इंटू में L/2, तो ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कितना बन गया WL/4। यहाँ पर हमने दिखा दिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL/4। कैसे आया, W/2 यहाँ पर इसके अंदर रिएक्शन था और L/2 यहाँ से डिस्टेंस था, तो लोड इंटू डिस्टेंस W/2 इंटू L/2 WL/4। तो इस तरीके से आपने इसको फिर यहाँ पर मैक्सिमम आ गया, फिर यहाँ पर देखते हैं 0 आ जाता है हमारा बेंडिंग मोमेंट, आपने इसको मिला दिया। तो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम व्हेन पॉइंट लोड इज अप्लाइड एट द मिड स्पैन। इन द सेम वे ये यूडीएल लगाया गया है। तो यूडीएल को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं हम, आप जैसे आपने पहले दिखाया था इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यूडीएल को एक ही बात है। तो आप यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ पूरे स्पैन पे, तो अब आपने देखा W पर यूनिट लेंथ W/m लोड लगा है, L इसका स्पैन है, तो टोटल लोड हो गया हमारा WL। तो आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, WL/2। तो इसी तरीके से आपने इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना दिया। तो WL/2 यहाँ से शुरू हुआ, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा, और ये यहाँ पर क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जब हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इट बिकम 0, और फिर यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर फिर आ गया ये WL/2 हो गया, फिर ये यहाँ पर रिएक्शन आ गया अपवर्ड, तो ये फिर WL/2 हो गया। तो इसको यहाँ पर किस तरीके से मिलाया ये आपने देखा है, इस स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, यहाँ पर इसको इस तरह से इंक्लाइन मिलाना है क्योंकि यहाँ पर W/2 है और फिर यहाँ पर ये W/2 नेगेटिव, आपने इसको मिला दिया। तो यही इसके अंदर ये याद करने वाली बात है कि भाई इसको आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। इन द सेम वे आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर रिएक्शन हमारा WL/2 है, तो WL/2 यहाँ पर है। अब हमें यहाँ पर यहाँ पर ये इसका रिएक्शन की वजह से मोमेंट 0 हुआ, तो उसका डिस्टेंस 0 है। अब आपको सेंटर पे लेना है, तो हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे इसका डिस्टेंस हो गया L/2। तो यहाँ तक का जो लोड हमारा हो गया, हमारा कितना लोड हो गया WL/2, लेकिन ये एक्ट करेगा सेंटर पे, तो हमारे पास
इसका जो इसके जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसमें से दो तरीके से हमें दोनों चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, इस पॉइंट लोड को भी कंसीडर, रिएक्शन को भी कंसीडर करना पड़ेगा और इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो नेट देखते हैं यहाँ पर हमारा जो नेट जो लोड बेंडिंग मोमेंट बचेगा दैट विल बी WL²/8। ये आपको याद रखना है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है दैट इज WL²/8। तो WL/2 इंटू में L/2 और इस तरीके से जो हमारा लोड है WL/2, तो लोड है ये एक्ट करेगा सेंटर पे, तो इसके अंदर ये इसको L/4 से गुणा करेंगे। तो मतलब ये आपको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आप इसको याद करें तो सिंपल आप याद करें यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL²/8। तो इसी तरीके से क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, पैराबोलिक है, तो इसको आपने कर्व में मिलाना है। ये आपको ये याद रखना है कि ये कर्व होगी यहाँ पर मैक्सिमम WL²/8। तो इस तरीके से आप कैंटिलीवर के लिए और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पॉइंट लोड हो या पूरे स्पैन पे यूडीएल लगा हो तो कैसे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम इसका हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारा दोस्तों तीसरा चैप्टर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस आपको याद करनी है। तो आपको पता होने से भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये हम आमतौर पर किसी भी बॉडी के लिए लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं जहां पर पूरा वेट एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसको जी से डिनोट करते हैं। इन द सेम वे किसी भी एरिया के लिए अगर निकालते हैं कि भाई द पॉइंट एट विद द होल टोटल एरिया ऑफ ए फिगर लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कुलर इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो वो किसी भी एरिया के अगर हम लेते हैं तो वो उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। और किसी बॉडी के लिए लेते हैं, सॉलिड बॉडी है तो उसमें हम उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो किसी भी बॉडी के लिए एक ही होती है। इन द सेम वे जो सेंट्रॉइड है वो भी हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉइड जो वो एक ही होता है। तो ये एरिया के लिए लेते हैं, सेंट्रॉइड किसी भी एरिया के लिए होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी सॉलिड बॉडी के लिए होती है। इन द सेम वे देयर इज वन टर्म दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? तो द प्रोडक्ट ऑफ एरिया and square of the distance of the center of gravity of the area from the axis। तो हमारे दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक तीसरा एक्सिस भी होता है वैसे जेड एक्सिस बोलते हैं जिसको हम विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं जेड एक्सिस। तो हम तो दो ही एक्सिस में काम करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हम किसी भी बॉडी का जो उसका एरिया है, प्रोडक्ट ऑफ एरिया और उसकी जो सीजी है उस एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है उसका अगर स्क्वायर कर दे उस डिस्टेंस का, तो जो प्रोडक्ट होगा दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उसको सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया भी बोल देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया फ्रॉम द एक्सिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड इट इज डिनोटेड बाय आई से डिनोट करते हैं और उसके यूनिट होते हैं mm की 4 और cm की 4 और मीटर की 4, क्योंकि एरिया स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो ये हमारे पास mm की 4 बन गया। इसी तरीके से हमारे पास दो डेफिनेशन और हैं, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस जायरेशन भी एक ऐसा पॉइंट होता है, इट इज डिफाइंड एज द, ये डिस्टेंस है, इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस of the point at which the whole area is supposed to be concentrated। जो उसका एरिया, जो होल एरिया है उसको हम ये एज्यूम करते हैं यहाँ पर इसका होल एरिया कंसंट्रेट कर रहा है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायर ऑफ द रूट ऑफ, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट करते हैं किसका? स्क्वायर रूट द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया। तो आपने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया का जो रेशियो लिया उसका अगर हम अंडर रूट कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो वो हमारा उसका रेडियस ऑफ जायरेशन कहलाता है, आई अपॉन ए। इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया का अगर आप रेशियो लें, उसका अगर अंडर रूट कर दें, तो दैट विल गिव यू द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो उसको kxx और ky से डिनोट करते हैं। तो kx अगर ixx लेते हैं तो kxx आएगा, iy से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें y एक्सिस के अबाउट, तो दैट विल कॉल्ड ky। इन द सेम वे देयर इज वन अनदर टर्म सेक्शन मॉडुलस।
It is the ratio of the moment of inertia of the section about its centroidal axis to the distance of the outermost fiber from the centroidal axis, and it is denoted by z. तो रेशियो है किस के बीच में रेशियो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो उसका एक्सट्रीम फाइबर है उससे उसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस, दैट इज उसको y से डिनोट करते हैं, दैट गिव द सेक्शन मॉडुलस एंड इट इज नोटेड बाय z. इट इज कॉल्ड सेक्शन मॉडुलस. इन द सेम वे देयर इज टू अनदर थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब ये तीन एक्सिस है हमारे पास, जैसे आप इसमें फिगर में देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है. तो ये दो एक्सिस है विच आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. और ये जो थर्ड एक्सिस है हमारा जेड एक्सिस, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस. तो इसको हमने जेड एक्सिस को आई जेड जेड से नोट किया. अगर इस एरिया का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लें इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, तो इट विल बी डिनोटेड बाय आई जेड जेड. एक्स एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो आई एक्स एक्स, और वाई एक्सिस के अबाउट लेते हैं तो वाई एक्सिस. तो ये दो एक्सिस है हमारे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. और ये जो थर्ड एक्सिस जेड है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है. तो जो हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है कि जो आई जेड जेड है, ये आई ओ जेड, क्योंकि हमने ये पॉइंट ओ लिया है, आई ओ जेड इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई. ये हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है. तो इसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, या इस एक्सिस को पोलर एक्सिस बोलते हैं. जो आई जेड जेड है इसको पोलर एक्सिस बोलते हैं. तो ये जो पोलर एक्सिस है हमारा आई जेड जेड या आई ओ जेड, इट इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई. ये इसमें इसी तरह से इसको हमने डिफाइन किया है, आई ओ जेड इज इक्वल टू आई ओ एक्स प्लस आई ओ वाई. अब हमारी नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. तो पैरेलल एक्सिस का मतलब ये है कि ये हमारा जो ये वो लेमिना दिया है, तो ये दो एक्सिस है, ये आई एक्स एक्स है, ये एक्स एक्सिस जो उसकी सेंट्रोइड से पास कर रहा है, और ये आई वाई वाई जो उसके वाई एक्सिस मतलब इसके इस सेंट्रोइड से पास कर रहा है, ये आई वाई वाई. तो अगर हम एक थर्ड कोई और एक्सिस ले आई ए बी, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर हमें अगर इसके अपनी एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो अगर हमें इसके अबाउट अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसको हम आई जी से नोट करते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस. एक्सिस के बीच में डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस, आई एच स्क्वायर ए इनटू में एच स्क्वायर. So that will give you the moment of inertia of this area of this lamina about this axis which is parallel to this axis. So this is our theorem of parallel axis. So IAB is equal to IG. IG का मतलब है moment of inertia about its own axis. इसकी अपनी own axis के ऊपर जो उसका moment of inertia वो plus इसका जो area है वो and the square of this distance between these two axes. So that will give you the moment of inertia about this axis, and this is a as per theorem of parallel axis. तो अब हमने कुछ कॉमन फिगर जो हमारे जो सिंपल फिगर्स होती हैं, जैसे रेक्टेंगल है, या जैसे मान लिया ट्रायंगल है, या सेमी सर्कल है, या सर्कल है, तो इनके हमने कुछ इसके एरियाज बताए गए हैं, इसका एरिया कितना होता है, या इसके एक्स एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, या इसके वाई एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है. तो ये आपको बताया गया है. आपको रेक्टेंगल का एरिया पता ही है, तो इसके एक्स एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, जो पहले इसके पैरेलल होगा वो लेते हैं बी, जिसके परपेंडिकुलर है फिर बी एच क्यूब बटे 12. इन द सेम वे ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल, इसका आपको एरिया पता है हाफ बी एच, और इसकी जो सी जी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू बी एच क्यूब बाई 36. इन द सेम वे सेमी सर्कल, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको एरिया आपको पता है, ये इसकी एक्स एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये इसकी वाई एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है. इन द सेम वे सर्कल, तो सर्कल का आपको एरिया पता है पाई आर स्क्वायर और पाई बाय 4 डी स्क्वायर. तो इन द सेम वे इसका अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, तो अगर हम डी की फॉर्म में लेते हैं तो हम कह सकते हैं पाई बाय 64 इंटू डी की 4, पाई बाय 64 इंटू डी की 4. और अगर हम इसको अगर रेडियस की फॉर्म में लेते हैं तो इट इज इक्वल टू आई 1/4 इंटू पाई आर की 4. तो बराबर होते हैं क्योंकि सर्कल है ये, तो दोनों बराबर ही होंगे, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई बराबर होता है. तो दोस्तों हमने 3 चैप्टर्स के अंदर कवर किए हैं. तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको ये समझ में आए हुए, इनको अच्छे से याद करिए.
और अगर मुझे इसका अगर रेस्पॉन्स मिलता है, पूरा अच्छे से रेस्पॉन्स मिलता है, तो मैं इसके अंदर फिर कुछ और जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी वीडियो बनाऊंगा आपको। तो अभी मैं फिर आपसे दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो आपको बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच।